हेलो बच्चों, देखिए अपन पाचन तंत्र की क्रियाविधि पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र की क्रियाविधि में अपन दूसरा पॉइंट ले रहे थे भोजन का पाचन। तो भोजन के पाचन की क्रियाविधि अपन पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले पाचन की क्रियाविधि के ऊपर अपन 2 वीडियो कर चुके हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने मुख और मुख गुहा में जो पाचन होता है उसकी क्रियाविधि समझाई है, और दूसरे वाले वीडियो में मैंने आमाशय में होने वाला जो पाचन है उसके बारे में बता चुका हूं पहले। आज अपन तीसरा जो पाचन की क्रियाविधि है छोटी आंत्र में पाचन, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए छोटी आंत्र में भोजन के पाचन के लिए क्या क्या होता है। तो देखो छोटी आंत्र में पाचन के लिए लीवर या यकृत से तो आता है पित्तरस। क्या आता है? पित्तरस। अग्नाशयी ग्रंथि से अग्नाशयी रस आता है, और इसके अलावा जो छोटी आंत्र है उसकी दीवार के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें अपन बोलते हैं पाचक ग्रंथियां। तो छोटी आंत्र की दीवार के अंदर जो पाचक ग्रंथियां होती है वो भी रस स्त्रावित करती है, जिसे अपन बोलते हैं आंत्रीय रस। तो इस तरीके से ये तीनों रस पित्तरस, अग्नाशय रस और आंत्रीय रस जो होते हैं छोटी आंत्र के ग्रहणी वाले भाग में भोजन का सबसे अधिक पाचन करते हैं। तो कोई प्रश्न पूछ ले भाई भोजन का सबसे अधिक पाचन कहां होता, तो हमारा उत्तर यह होगा कि छोटी आंत्र के ग्रहणी वाले भाग में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। तो देखो यहां से कल मैंने आपको बताया था कि आमाशय और छोटी आंत्र के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, और इस वाल्व को क्या बोलते हैं अपन? पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं या जठर निर्गम अवरोधनी बोलते हैं। यहां पर एक अवरोधनी है जिसे क्या बोला जाता है? जठर निर्गम अवरोधनी या पाइलोरिक वाल्व उसको बोला जाता है। इस अवरोधनी के खुलने पर थोड़ा थोड़ा भोजन क्या होता है इस छोटी आंत्र का जो ग्रहणी वाला भाग है उसमें आता है, और यहां पर ग्रहणी के अंदर इधर अग्नाशय से तो अग्नाशयी रस आएगा, और इधर जो यकृत या लीवर है इससे क्या आएगा? पित्तरस आएगा। और इसके अलावा इसकी दीवार के अंदर भी कुछ ग्रंथियां होती है जिन्हें अपन पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। तो वो पाचक ग्रंथियां क्या करती है? यहाँ पर आंतरिक रस स्त्रावित करती है। तो तीनों जो रस है ये यहां पर क्या करते हैं? तीनों रस मिलकर के भोजन का पाचन करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर अपन तीनों भागों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे पित्तरस के बारे में अलग पढ़ना है, अग्नाशय रस के बारे में और आंतरिक रस के बारे में अलग अलग पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन यहां पर लेते हैं पित्तरस। पित्तरस, तो देखिए पित्तरस का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। कहां होता है पित्तरस का निर्माण? यकृत में होता है। इसका जो संचयन होता है वो होता है साहब पित्ताशय में। पित्ताशय में इसकी जो पीएच होती है वो होती है 7.7 से 8.6। ध्यान दो इधर, पित्तरस का निर्माण तो यकृत में होता है। अब निर्माण होने के बाद में इसका संचय कहां होता है? पित्ताशय में होता है। जब भोजन में पाचन के लिए आवश्यकता पड़ती है इसकी, तो यहां से पित्ताशय पिचकता, और जो पित्तरस होता है इस वाहिनी के द्वारा क्या हो जाता है? छोटी आंत्र में, छोटी आंत्र के ग्रहणी वाले भाग में चला जाता है। तो पित्तरस का निर्माण यकृत में हो गया, इसका संचयन पित्ताशय में हो गया। इसकी पीएच मान कितनी है? 7.7 से 8.6। तो यहां पर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीएच होता क्या है। तो देखिए एक स्केल होता है जिसे अपन बोलते हैं पीएच स्केल, और इस पीएच स्केल की सहायता से अपन पदार्थों की जो क्षारीयता या अम्लीयता है वो ज्ञात करते हैं। तो इस पीएच स्केल में देखो क्या होता है कि 0 से लेकर के 14 तक के मान होते हैं, और बीच में मान आता है 7। तो यदि किसी की पीएच 7 है तो इसका मतलब तो है वो उदासीन। कैसा है? उदासीन। ठीक है। यदि पीएच 7 से ज्यादा आ रही है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक।
और यदि पीएच 7 से कम आ रही है तो वो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहां पर जो पितरस होता है इसकी पीएच 7.7 से 8.6 यानी कि 7 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। याद रखना कि पीएच स्केल में पीएच का मान 7 आ रहा है तो इसका मतलब उदासीन है, 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा, और 7 से ज्यादा है तो वो किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं भाई जो पीएच का मान है 7.7 से 8.6 है, यानी कि ये किस प्रकृति का होगा, पितरस क्षारीय प्रकृति का होगा। तो वास्तव में पीएच स्केल क्या है, पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता मापने का एक पैमाना है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं भाई इसकी प्रकृति जो है वो किस तरीके की होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात देखो, पितरस में कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। देखो क्या करता है ये कि भोजन के अंदर जो वसा होती है तो वो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वसा की बड़ी गोलिकाएं, बड़ी गोलिकाएं। तो वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं इसके ऊपर ये पितरस क्रिया करता है, पितरस। देखो जो पितरस है इसे अपन पित्त लवण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पित्त लवण भी आप इनको बोल सकते हैं। तो पितरस बोल दो या पित्त लवण बोल दो, एक ही बात है। तो वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं इसके ऊपर पितरस कार्य करता है और इसको बदल देता है ये वसा की छोटी गोलिकाओं में। किसमें बदल देता है, वसा की छोटी गोलिकाओं में। अब ऐसा होने से क्या होता है, देखो बड़ी गोलिकाओं का जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, जबकि छोटी गोलिकाओं का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं सतह का क्षेत्रफल कम। यहां तो अपन लिख दिए सतह का क्षेत्रफल कम, और यहां पर क्या हो जाएगा, सतह का क्षेत्रफल अधिक। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होता है एंजाइम उसके ऊपर उतने ही तेजी से कार्य करते हैं। तो वसा को पचाने वाला एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम, जो कि आपने जठरीय रस के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर अपन ने कहा था भाई ये कमजोर एंजाइम है। लेकिन देखो यहां पर पहले क्या युक्ति अपनाई गई है कि ये जो यकृत से पितरस आता है ये वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, यानी कि इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ऐसा होने से क्या होता है कि जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस आया है और आंतरीय रस में जो एंजाइम मौजूद है लाइपेज, दोनों के अंदर लाइपेज एंजाइम होता है, तो वो इसके ऊपर शीघ्रता से क्रिया करके क्या कर देता है, इसका पाचन कर देता है। तो यहां पर ये जो पितरस जो कार्य कर रहा है ना, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलने का कार्य, इससे अपन बोलते हैं वसा का पायसीकरण या पायशियन या इमुल्सिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, इमुल्सिफिकेशन। क्या बोला जाता है, इमुल्सिफिकेशन। तो कोई पूछ रहे भाई पितरस जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो अपन यही बोलेंगे भाई ये इस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये वसा का पायसीकरण या पायसियन या इमुल्सिफिकेशन कर देता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल करके उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है, और उसके ऊपर क्या होता है, अग्नाशय रस और आंतरिक रस में मौजूद लाइपेज एंजाइम जो होते हैं आसानी से क्रिया करके उसको क्या कर देते हैं, उसका पाचन कर देते हैं, उसको वसा अम्ल और ग्लिसरीन के अंदर बदल देते हैं। इसके अलावा देखो पितरस क्या करता है कि भोजन का जो माध्यम है वो क्षारीय बना देता है, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का है,
और क्षारीय माध्यम में ही लाइपेज एंजाइम जो होता है वो क्रियाशील होता है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं भाई ये लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, क्रियाशील भी करता है। तो ध्यान दो दोबारा एक बार, अपन क्या कर रहे हैं कि छोटी आंत्र के अंदर जो पाचन होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे ही भोजन आमाशय से ग्रहणी में आता है तो ग्रहणी के अंदर भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। क्यों? क्यों यहाँ पर यकृत से तो पित्तरस आता, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस आता, और पाचक जो छोटी आंत्र की दीवार है उसके अंदर पाचक ग्रंथियां होती है, तो वो पाचक ग्रंथियां आंतरिक रस स्त्रावित करती है। तो तीनों रस यहाँ पर मिलकर के क्या करते हैं, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन करते हैं। तो सबसे पहले अपन पित्तरस या पित्त लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपन ने कहा पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, इसका संचयन पित्ताशय में होता है, इसकी पीएच 7.7 से 8.6 होती है, और ये किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर आगे की बात अपन ने बताई, पित्तरस में कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? क्योंकि ये वसा का पाइसीकरण या पाइसीन या इमल्सिफिकेशन कर देता है, और इस क्रिया में ये क्या करता है, वसा की बड़ी कोलिकाओं को छोटी कोलिकाओं में बदल देता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जब इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो इस अग्नाशय रस और आंतरिक रस में मौजूद जो लाइपेज एंजाइम होता है वो इसके ऊपर आसानी से क्रिया करके इसका पाचन कर देता है, इसको वसा अम्ल और गिल्सरीन के अंदर क्या कर देता है, बदल देता है। इसके अलावा ये पित्तरस क्या करता है, भोजन का माध्यम क्षारीय बना देता है, और जो लाइपेज एंजाइम मौजूद होता है आंतरिक रस में और अग्नाशय रस में उसको क्रियाशील बनाने का कार्य करता है। तो इतना नोट करें, पहले उतार लिए। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। देखिए, पित्तरस के बारे में अपन देख चुके हैं, अब अपन बात करते हैं अग्नाशयी रस की। अग्नाशयी रस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, वो क्या क्या कार्य करती है। तो अब लेते अपन अग्नाशयी रस। तो अग्नाशयी रस का जो निर्माण है वो कहां होता है, तो हमारा उत्तर होगा अग्नाशय ग्रंथि के अंदर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये हो सकता है अपना, भाई अग्नाशय रस कहाँ संचित होता है, तो कहीं भी संचित नहीं होता। क्या होता है कि जैसे अग्नाशय ग्रंथि के अंदर अग्नाशय रस बना है तो वो सीधा कहाँ आता है, छोटी आंत्र का जो ग्रहणी वाला भाग में आता है, वहां से बनने के बाद सीधा आता है। इसका कहीं पर भी संचय नहीं होता, कहीं पर भी बीच में रुकता नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इसकी पीएच की बात करते हैं अपन, तो इसकी जो पीएच होती है वो होती है साहब 7.1 से 8.2। कितनी होती है, 7.1 से 8.2। इधर से अपन ने पित्तरस की पीएच कितनी पड़ी थी, 7.7 से 8.6, और उधर पीएच कितनी है, 7.1 से 8.2। तो देखो, अपन ने कहा था कि यदि पीएच का मान 7 से ज्यादा आता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहां पर ये भी किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है। अब देखो, इस अग्नाशय रस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें पहला एंजाइम होता है साहब टाइलिन या एमिलेस एंजाइम। दूसरा जो एंजाइम है वो होता है ट्रिप्सिन। तीसरा एंजाइम काइमो ट्रिप्सिन। चौथा जो एंजाइम है वो होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। पांचवा एंजाइम है इसके अंदर लाइपेज, और जो छठा एंजाइम है वो होता है न्यूक्लिएजेज। पहले इन 6 नामों के जो 6 एंजाइम है इनके नाम याद करो। पहले बोलो मेरे साथ, टाइलिन या एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम,
लाइपेज और न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज भी बोल सकते हैं, न्यूक्लिएज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो टाइलिन या एमिलेस एंजाइम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ठीक है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीन एंजाइम यहां पर कौन से एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कौन से एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो है वसा पाचक एंजाइम है, और जो न्यूक्लिएजेज है या न्यूक्लिएज है ये क्या करता है? डीएनए व आरएनए पाचक है, यानी कि ये क्या कर सकता है? जो न्यूक्लिक अम्ल है उसका पाचन करने का कार्य करता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से अलग से प्रश्न आ सकता है। जैसे एक बार प्रश्न आया हुआ है कि लार में पाए जाने वाले उस एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च का पाचन करता है। तो लार के अंदर भी टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक इसी तरीके से यहां प्रश्न आ जाए कि ऐसे एंजाइम का नाम अग्नाशय रस में पाए जाने वाले ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहां पर? टाइलिन या एमिलेस एंजाइम। ठीक इसी प्रकार ऐसे प्रश्न आ जाए अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम बताइए, तो अपन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम दे देंगे। इसी तरीके से प्रश्न आ जाए अग्नाशय रस में मौजूद वसा पाचक एंजाइम का नाम बताइए, तो अपन बता देंगे लाइपेज। और ऐसे प्रश्न आ जाए अग्नाशय रस में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए पाचक एंजाइम का नाम बताइए, तो अपन क्या नाम बता देंगे? न्यूक्लिएज या न्यूक्लिएजेज, ठीक है। अब इन 6 के मैं आपको कार्य बता रहा हूं, जो सारी रिएक्शनें हैं वो आपको याद करनी है। तो पहला जो एंजाइम है उसकी रिएक्शन में लिख रहा हूं। पहला एंजाइम क्या करता है? जो स्टार्च होता है उसका पाचन करता है, उसको ये बदलता है माल्टोज के अंदर। किसके अंदर बदलता है? माल्टोज के अंदर। और ये कार्य कौन कर रहा है? टाइलिन या एमिलेस एंजाइम ये कार्य कर रहा है। दूसरे एंजाइम की बात करते हैं। दूसरा एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम साहब प्रोटीन पर क्रिया करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर क्रिया करता है और प्रोटीन को यह बदलता साहब डाइपेप्टाइड व पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में। तीसरा एंजाइम कौन सा है? काइमोट्रिप्सिन। तो काइमोट्रिप्सिन भी ठीक यही कार्य करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को क्या करता है? डाइपेप्टाइड व पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। किसमें बदलता है? डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड के अंदर ये बदलता कौन सा एंजाइम? काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। इसके बाद में चौथा एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। तो इसका कार्य देखो थोड़ा सा अलग है। ये क्या करता है? यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड बने हैं, तो यहां ले लेते हैं अपन पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड। तो जो पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड है इसके ऊपर ये क्रिया करता है और इसको ये बदलता है साहब एमिनो अम्लों में। कौन सा एंजाइम कर रहा है ये कार्य? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो यहां मैं लिख देता हूं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। इसके बाद में पांचवा एंजाइम है आपका लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? यहां पर वसा की छोटी गोलिकाएं मौजूद है, तो ये वसा का पाचन करना चालू करता है। वसा की जो छोटी गोलिकाएं उनको ऊपर क्रिया करता है और उसको ये बदलता है वसा अम्ल प्लस ग्लिसरीन में। किसमें बदलता है? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरीन के अंदर बदल देता है। अब लास्ट बचा है न्यूक्लिएजेज या न्यूक्लिएज एंजाइम। तो देखो आपके पास में डीएनए व आरएनए, डीएनए और आरएनए को अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो
ये एंजाइम जो होता है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर क्रिया करता है, यहां लिख लेता हूं मैं न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिएज या न्यूक्लिएजेज, ठीक है, न्यूक्लिएज लिख दो या न्यूक्लिएजेज। तो देखो यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड को तोड़ करके केवल न्यूक्लियोटाइड बनाता है, न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है सब यहां पर, ठीक है। यदि आपने पाचन की क्रियाविधि वाला पहला जो वीडियो था वो देखा हो तो मैंने याद हो तो आपको बताया था कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है एमिनो अम्ल होती है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाइयों के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं, वसा की सबसे छोटी इकाइयों के अंदर वसा अम्ल और ग्लिसरीन आते हैं, ठीक है। तो अभी पूरा पाचन संपन्न नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बीच के टुकड़ों के अंदर ज्यादातर पदार्थ बदल चुके हैं। तो देखो अग्नाशय रस की अपन बात कर रहे थे, तो अग्नाशय रस क्या क्या कार्य कर रहा है, ध्यान दो। अग्नाशय रस का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि में हुआ, इसका पीएच 7.1 से 8.2 है, मतलब ये किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। इसके अंदर अपन ने कितने एंजाइम बताए हैं, 6 एंजाइम बताए हैं। टाइलिन या एमिलेस एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है, और न्यूक्लिएज या न्यूक्लिएजेज जो एंजाइम है वो डीएनए या आरएनए पाचक एंजाइम है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पाचन करने वाला एंजाइम है। तो अपन ने एक एक की रिएक्शन दे दी। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में बदलता है, ऐसे ही काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में बदलता है। इसके बाद में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड को किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है, जो कि प्रोटीन की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इसके साथ में आगे देखो आप, जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरीन में बदलता है, और आपको पता है कि वसा की सबसे छोटी इकाई यही है। और इधर से डीएनए और आरएनए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसको न्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तोड़ देता है। तो इस तरीके से अग्नाशय रस के अंदर जो मौजूद एंजाइम है वो भोजन के पाचन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, इतना नोट करो पहले। तो इसके बाद में अपन तीसरा प्रकार का जो रस होता है वो लेते हैं आत्रीय रस। तो आंत्र रस का जो निर्माण होता है वो आंत्री की जो दीवार है, छोटी आंत्र की जो दीवार है उसके अंदर उपस्थित जो पाचक ग्रंथियां हैं वो करती है, और भोजन का जितना भी बचा कुचा पाचन है वो इनके द्वारा क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। इनका पीएच का मान ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सीधा कहां आता, आंत्र में आता है। तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम है उनके नाम देखो पहले, तो मेरे साथ में बोलते हुए चलना। सबसे पहले अपन लेते हैं माल्टेज एंजाइम, ठीक है। दूसरा एंजाइम अपन लेते हैं सुक्रेज एंजाइम, और तीसरा जो एंजाइम है वो होता है लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। 3 एंजाइम तो ये हो गए आपके माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। इसके बाद में चौथा एंजाइम की बात करते, डाई पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। और 5वें एंजाइम की अपन बात करें, यहां ले लेते हैं, तो वो है साहब इरेप्सिन, इरेप्सिन, ठीक है। इसके बाद में छठा एंजाइम अपन लेते हैं न्यूक्लियोटाइडेज, और 7वां एंजाइम है न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। इसका एक नाम और है, फॉस्फेटेज भी बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, और फॉस्फेटेज।
अब देखो सुनो, 3 प्रकार के एंजाइम माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये तो है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, ठीक है। डाइपेप्टाइडेज और इरेप्सिन जो होते हैं ये होते हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम। कौन से एंजाइम? प्रोटीन पाचक एंजाइम। अच्छा, बीच में एक एंजाइम छोड़ दिया मैंने, नीचे ले लेते हैं उसको। इसमें लाइपेज एंजाइम भी होता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो अग्नाशय रस में भी होता है और आंतरिक रस में भी होता है। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं ये कैसे एंजाइम हैं? डीएनए व आरएनए पाचक एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम जो है वही वसा पाचक एंजाइम होता है, ठीक है। अब इनको दोहराओ एक बार, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम और लैक्टेज एंजाइम। दूसरा में देखो डाइपेप्टाइड और इरेप्सिन है, और छठा और सातवां क्या है? न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, और आठवां क्या है? लाइपेज एंजाइम, ठीक है। इनमें भी इसी तरीके से प्रश्न आ सकते हैं भाई, आंतरिक रस में मौजूद जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइमों के नाम बताइए, तो माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज आप नाम बता सकते हैं। इसी तरीके से आंतरिक रस में मौजूद प्रोटीन पाचक के एंजाइम के नाम बताइए, तो आप डाइपेप्टाइड और इरेप्सिन का नाम बता सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम, तो इसमें आप न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, फॉस्फेटेज, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज का नाम है, ये बता सकते हो। और वसा पाचक एंजाइम जो है लाइपेज है, सभी जगह लाइपेज ही है ये तो, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि एक एक के बारे में देखते हैं कि कौन सा एंजाइम कौन कौन से क्रिया संपादित करा। जैसे इसमें रिएक्शन थी वैसे इसमें होगी। तो पहला एंजाइम अपन लेते हैं माल्टेज। तो देखो मुख्य गुहा के अंदर स्टार्च किसमें बदला था? माल्टोज में। और इसके अलावा अग्नाशय रस के अंदर भी ये जो टाइलिन एंजाइम है स्टार्च को किसमें बदला? माल्टोज में। तो ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज के ऊपर क्रिया करता है और इसको बदलता है सब ग्लूकोज में। याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 2 ग्लूकोज का अणु आपस में मिलकर के क्या करता है? माल्टोज बनाता है। दूसरा जो एंजाइम है वो है साहब सुक्रेज। तो सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज पर क्रिया करता है, और सुक्रोज के ऊपर क्रिया करने के बाद में ये इसको बदलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो यहां पर कौन सा एंजाइम क्रिया कर रहा है? सुक्रेज एंजाइम, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा जो एंजाइम है इसका नाम क्या है? लैक्टेज एंजाइम। तो दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा के ऊपर ये क्रिया करता है और उसको बदलता है साहब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां भी चाहें तो लिख सकते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो आपकी किताब में क्या कर रखा है कि ये जो तीनों माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज है, तीनों से ही उन्होंने केवल ग्लूकोज बनाए हैं। क्योंकि मैंने आपको बता रखा ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का अणुसूत्र समान है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का भी समान है। तो तीनों का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। बाकी वास्तविकता में यही है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के लैक्टोज शर्करा बनाता, तो ये लैक्टोज जब वापस टूटेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ही बनेगा, जो इनकी सबसे छोटी इकाइयां हैं। इसी तरीके से सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज से होता है। तो जब ये सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही बनना, और 2 ग्लूकोज के अणु आपस में मिलकर के माल्टोज का एक अणु बनाते हैं। तो एक माल्टोज का अणु टूटेगा तो वापस ग्लूकोज के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। तो इस तरीके से जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो सारे क्या हो जाते हैं? अपने सरलता अणुओं के अंदर बदलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन इन प्रोटीन पाचक एंजाइमों की बात करते हैं, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की बात करते हैं पहले। तो देखो डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ये जो डाइपेप्टाइड है इसके ऊपर ये जो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम है, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम है, ये क्रिया करता है और इसको बदलता है साहब एमिनो अम्ल में।
एमिनो अम्ल में। देखो इधर यहां पर अपने कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम पढ़ रखा अपन ने, तो ये क्या कर रहा था, पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड दोनों को एमिनो अम्ल में बदल रहा था, लेकिन ये स्पेशल है यहां पर कि ये केवल डाइपेप्टाइड को ही क्या करता है, एमिनो अम्ल के अंदर बदल पाता है। तो ये हो गया। इसके बाद में पांचवा एंजाइम है आपका इरेप्सिन। तो नाम सुना ये, पेप्टोन व प्रोटीओजेज। क्या कभी इसका नाम सुन रखा आपने? पहले जरूर सुना है आपने। देखो आमाशय के अंदर जब पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है तो वहां पर वो प्रोटीन से क्या बनाता है, पेप्टोन और प्रोटीओजेज बनाता है। क्या बनाता? पेप्टोन और प्रोटीओजेज। तो ये अभी छोटे अणु जरूर थे, लेकिन ये एमिनो अम्ल में नहीं बदल पाए थे, तो यहां पर इनका आगे काम होता है। जो इरेप्सिन एंजाइम है, जो इरेप्सिन एंजाइम है वो इसको क्या करता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। दोनों को किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल के अंदर बदल देता है। तो इस तरीके से ये क्रिया भी यहां पर क्या हो जाती है, संपादित हो जाती है। तो दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम के कार्य सामने आ गए। अब अपन बात करते हैं इस न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज की। तो छठा जो रिएक्शन है वो लेते हैं अपन। यहां पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो किस में बदल चुका है, न्यूक्लियोटाइड में बदल चुका है। तो ये न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं अपन, न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड पर ये एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज क्रिया करता है, न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये क्रिया करता है। तो क्रिया करने पर एक तो ये बनाता है फॉस्फेट समूह, और दूसरा ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि फास्फेट समूह तो क्या खनिज लवण है, तो अब ये यहां से क्या हो सकता है, सीधा अवशोषित हो सकता। अभी न्यूक्लियोसाइड बचा हुआ है, तो इस न्यूक्लियोसाइड का भी और पाचन होता है। तो देखो सातवां जो एंजाइम था आपका, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइडेज या फॉस्फेटेज। तो ये क्रिया करता है इस न्यूक्लियोसाइड पर। तो यहां पर मैं ले लेता हूं न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर कौन क्रिया करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम इसके ऊपर क्रिया करेगा, और इसको क्रिया करने के बाद में देखो ये किस किस में तोड़ता है। एक तो ये तोड़ता है पेंटोज शर्करा, एक तो किस में बनाएगा, पेंटोज शर्करा, और दूसरा बनेगा साहब नाइट्रोजनी क्षार। क्या बनाएगा, नाइट्रोजनी क्षार। तो देखो पेंटोज शर्करा तो क्या है, शर्करा का सबसे छोटा रूप है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है, तो आसानी से अवशोषित हो सकता है। और नाइट्रोजनी क्षार लवण है, तो ये भी आसानी से यहाँ पर क्या हो सकता है, अवशोषित हो सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के दोनों आपस में मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और एक न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह आपस में मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो जब ये टूटेंगे तो इसी क्रम में टूटेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड टूट करके न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड टूट करके फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड बना लिया, और न्यूक्लियोसाइड टूट करके पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार बना लिया। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो गया, पाचन संपन्न हो गया। अब बात करते हैं इस लाइपेज एंजाइम की। तो लाइपेज एंजाइम कोई नया काम नहीं है, यही क्रिया होगी। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरीन के अंदर क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो यहां पर अपन चाहें तो 8वीं क्रिया भी लिख ले, तो ये वसा साहब आपकी, ठीक है ना। यहां पर लाइपेज एंजाइम लिख देते हैं, तो ये लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, इसको वसा अम्ल और ग्लिसरीन के अंदर क्या कर देगा, इसको बदल देगा। तो इस तरीके से भोजन का जो भी घटक ग्रहण किया गया है वो सब अपने छोटे छोटे जो घटक होते हैं, सबसे छोटे घटक होते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है, यहां पर छोटी आंत्र के अंदर बदल जाता है। ठीक है, अब ये याद कैसे होगा भाई, इतने सारे एंजाइम हैं तो याद तो आपको दोहरा करके करने ही पड़ेंगे बार बार। आप मेहनत करोगे, लगन रखोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर संपन्न होता है आपका पाचन। तो
तो देखो एक बार आंतरिक रस के अंदर जो पाचन हुआ उसको दोबारा देख लेते हैं। तो अपन ने क्या कहा भाई, जो छोटी आंत्र का ग्रहणी वाला भाग है उसकी दीवार के अंदर ग्रंथियां पाई जाती जिन्हें पाचक ग्रंथियां बोलते हैं, और वो पाचक ग्रंथियां आंतरिक रस स्त्रावित करती है। इस आंतरिक रस के अंदर माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, डाइपेप्टाइडेज और एडेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज क्या है, डीएनए और आरएनए पाचक एंजाइम है, और लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है। तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, लैक्टेज एंजाइम जो होता है लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम डाइपेप्टाइड को क्या करता है, एमिनोमर में बदलता है, इरेप्सिन जो होता है पेप्टोन और प्रोटियोजेज। ये कहां बने थे, आमाशय में बने थे पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। तो पेप्टोन और प्रोटियोजेज को ये क्या करता है, एमिनोमर में बदलता है। न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट समूह और न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड को पेप्टोन, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार में बदलता है। और इसी तरीके से जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा को वसाम्ल और ग्लिसरीन के अंदर क्या कर देता है, बदल देता है। अब देखो अपन जो पाचन तंत्र की क्रियाविधि थी उसको 5 भागों में बांटे। दोबारा आओ अपने टॉपिक पर। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अपन ने पढ़ा था अवशोषण, चौथा अपन ने पढ़ा था स्वांगीकरण और पांचवा पढ़ा था बहिक्षेपण। ठीक है, तो यहां पर अपने किताब में क्या पाचन की क्रियाविधि पूरी दे रखी थी, तो पाचन तो अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब इसके अलावा 3 जो बिंदु है छोटे छोटे रह गए हैं, अवशोषण है, स्वांगीकरण है और बहिक्षेपण है, तो उनको भी आगे अपन देखेंगे। तो इनको तो नोट कर लीजिए पहले, फिर बात करते हैं उनकी आगे। इनको नोट करने का तरीका यही है कि आप वीडियो को पॉज करा करो बीच में से दबा करके, और वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो। हाँ, तो बात करते हैं अपन तीसरे बिंदु अवशोषण। अवशोषण तो क्या होता है अवशोषण, तो अपन ये बोलेंगे पचित भोजन का आंत्र की दीवार के द्वारा रक्त केशिकाओं या लसिका वाहिनियों में जाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है। जो पचित भोजन है वो आंत्र की दीवार से होकर के रक्त केशिकाओं या लसिका वाहिनियों में चला जाए तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, अवशोषण कहलाएगी। जैसे यहां पर देखो, ये आंत्र का अनुप्रस्थ काट बनाया मैंने, इसको जब काटा गया तो ये तो इसकी दीवार है, ठीक है, और दीवार के अंदर का ये जो खोखला भाग है जिसके अंदर भोजन रहता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी दीवार के अंदर क्या होते हैं, आंत्र कोशिकाएं होती है, और आंत्र कोशिकाओं की जो उभरी हुई सतह उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन्हीं छिद्रों से होते हुए जो पचित भोजन है वो रक्तवाहिनियों के अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा। तो भोजन का जो अवशोषण है, भोजन का अवशोषण, तो भोजन का जो अवशोषण है वो तो होता है छोटी आंत्र में। कहां होता है, छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र में भोजन का अवशोषण होने के बाद में छोटी आंत्र से जो भोजन है वो कहा जाता है, बड़ी आंत्र के अंदर आता है। तो ध्यान देवे यहां थोड़ा सा, छोटी आंत्र को अपन 3 भागों में बांटे थे, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। तो भोजन का जो अवशोषण होता है ना वो अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र वाले भाग में होता है, जबकि ग्रहणी वाले भाग में भोजन का क्या होता है, ज्यादातर पाचन होता है।
उसके बाद में भोजन बड़ी आंत्र में गया, तो बड़ी आंत्र के अंदर क्या होता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो ये कार्य कहां होगा, बड़ी आंत्र में होगा। और लास्ट में क्या होता है, बड़ी आंत्र का जो अंतिम भाग होता है मलाशय, उसके अंदर क्या होता है, जो अपचित भोजन या मल होता है उसको क्या करा जाता है, संचित करा जाता है। तो देखो इसके बाद में चौथी जो क्रिया होती है उसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण क्या होता है, तो इसके लिए अपन ये बोल सकते हैं कि अवशोषित भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करना या शरीर के किसी भाग का निर्माण करना स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण कहलाता है। तो जो भी भोजन अवशोषित हुआ उससे या तो ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है या फिर क्या किया जाता है, शरीर के किसी भाग का निर्माण किया जाता है। जैसे शरीर पर चोट लग जाती है तो उससे मांस बनाया जाएगा, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, स्वांगीकरण कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद में एक छोटी सी क्रिया और है ऐसे ही, वैक्षेपण। वैक्षेपण, तो वैक्षेपण क्या होता है, जितना भी अपचित भोजन है वो अस्थायी रूप से मलाशय के अंदर संचित होता है और समय समय पर उसको गुदा या मल द्वार है उसके द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो जो मल होता है या अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया ही क्या कहलाती है, वैक्षेपण कहलाती है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अपचित भोजन या मल को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, वैक्षेपण कहलाती है। तो वास्तव में क्या होता है, जब भी वैक्षेपण होता है तो तंत्रिका कोशिकाओं का प्रतिवर्त कार्य करता है, जो कि मल त्यागने की जो इच्छा होती है वहां पर प्रकट होती है और मल को क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इनको भी नोट कर लीजिए। तो देखो आज आपका जो पाचन तंत्र वाला टॉपिक है ये तो समाप्त हो गया। अब अगला जो वीडियो चलेगा वो श्वसन तंत्र के बारे में चलेगा, क्योंकि अपने को क्या करना है, 6 प्रकार की क्रियाएं पढ़ना था। पहला पोषण से संबंधित जिसमें पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन से संबंधित जिसमें श्वसन तंत्र, तीसरा परिसंचरण से संबंधित परिसंचरण तंत्र, चौथा जो है उत्सर्जन से संबंधित उत्सर्जन तंत्र, पांचवा जनन से संबंधित है जनन तंत्र पढ़ेंगे जिसमें, और सातवां छठा नियंत्रण और समन्वय से जिसके अंदर अपन अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र इन दोनों के बारे में पढ़ने हैं। तो अभी अपना पहला इस बुक का जो पहला इस चैप्टर का जो पहला बिंदु खत्म हुआ है पाचन तंत्र। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए।